वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस के 10th चैप्टर की, यानी कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स की। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। आपने गौर किया होगा अक्सर कि जब हम तेज़ दौड़ लगाते हैं या फिर हम जब क्रिकेट खेलते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी आउटडोर गेम खेलते हैं जिसमें हमें दौड़ना होता है, तो ज़्यादा तेज़ दौड़ लेने से क्या होने लगता है कि हम जो सांस लेते हैं, हमारी ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, राइट। तो एक जो एथलीट होता है वो फास्टर ब्रीथ क्यों करने लगता है और डीपर ब्रीथ क्यों करने लगता है, लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और तेज़ तेज़ सांसें लेने लगता है जब वो रेस फिनिश करता है। तो आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए आंसर है एन एथलीट। ये देखिए एन एथलीट एक ही में मर्ज हो गया है तो इसको अलग समझिएगा। एन एथलीट नीड्स टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी टू हिज मसल सेल्स विच हैव वर्कड हार्ड ड्यूरिंग रनिंग। देखिए जब हम दौड़ते हैं या जब कोई एथलीट दौड़ता है तो उसके जो मसल्स के सेल्स होते हैं वो तेज़ी से काम करने लगता है, ठीक है, क्योंकि शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मसल्स तेज़ी से काम करने लगता है ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और शरीर को वो प्रोवाइड कर सके, बॉडी को प्रोवाइड कर सके। फॉर दिस ही ब्रीथ्स फास्टर एंड डीपर सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल्स। और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए हमारी जो बॉडी है हम एक्स्ट्रा ब्रीथ लेने लगते हैं, तेज़ी से ब्रीथ करने लगते हैं और डीपर ब्रीथ करने लगते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी को सप्लाई हो और मसल सेल्स को वो सप्लाई हो ताकि एनर्जी बॉडी को मिल सके, राइट। दिस स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एज अ रिजल्ट मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड। और जब तेज़ी से सांस लेते हैं और एक्स्ट्रा सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, तो क्या होता है, हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और जो फूड होता है हमारे बॉडी में वो जल्दी से ब्रेक डाउन होता है और उसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है और हमारी बॉडी को मिलता है। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एरोबिक और अनएरोबिक होता क्या है, ठीक है। तो एरोबिक में हमें देखिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिक डिफरेंस और मेन डिफरेंस ये है, समझ लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा कि ये एरोबिक्स करता है, ठीक है, या करती है। तो एरोबिक्स एक्सरसाइज भी दोनों अलग अलग होते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज एंड एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हम आराम आराम से एक्सरसाइज करते हैं। एंड एनारोबिक एक्सरसाइज उसका ऑपोजिट होता है, ये इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, आप बोलोगे ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है। तो ये इंटेंस एक्सरसाइज होता है, बहुत ही कम ड्यूरेशन का होता है लेकिन इंटेंस होता है। लाइक जो आप स्प्रिंटिंग करते हो या फिर जब आप रस्सी कूदते हो, राइट, तो ये सब क्या है, एनारोबिक के एग्जाम्पल्स है। तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ती है, आई मीन नहीं पड़ती है, और इंटेंस ये एक्सरसाइज होता है। तो बात करते हैं रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है एरोबिक में और एनारोबिक में। तो आंसर है सिमिलैरिटी बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले तो समझते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है। तो दोनों में एरोबिक हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, द फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। दोनों रेस्पिरेशन क्यों होता है, दोनों में क्या होता है, फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस क्या है, तो एरोबिक में देखिए इधर एरोबिक है और इधर एनारोबिक है। तो एरोबिक में पहला डिफरेंस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने बताया एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो एरोबिक में जो ब्रेक डाउन होता है फूड का वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। वहीं पे अगर बात करें एनारोबिक की, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें
ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड होगा ब्रेक डाउन। क्लियर है। सेकेंड डिफरेंस है एरोबिक का, इट्स एंड प्रोड्यूस आर CO2 एंड H2O। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसका एंड रिजल्ट क्या आता है, एंड प्रोडक्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। क्लियर है। एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी लैक्टिक एसिड और CO2, लैक्टिक एसिड या फिर CO2। अच्छा, एनारोबिक जैसे आप रेस करते हो, एनारोबिक एक्सरसाइज का एग्जांपल है, तो एनारोबिक जब आप रेस करते हो तो अब तेज़ी से सांसें लेने लगते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है, तो उस समय ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका शरीर क्या बनाने लगता है, लैक्टिक एसिड बनाने लगता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी लैक्टिक एसिड के वजह से क्या होता है, आपका जो मसल होता है वो पेन करने लगता है, या मसल आपके मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं। क्लियर है। तो खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते कभी कभी आप जब थक जाते हो और क्रैम्प्स आने लगते हैं आपके पैर वगैरह में, तो आप समझ जाओ कि आपका बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और आपको अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आप आराम करिए थोड़ी देर। ठीक है, ओके। तो एंड प्रोडक्ट क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, लैक्टिक एसिड और CO2। थर्ड डिफरेंस है दोनों का, एरोबिक की बात करें तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी, ज़्यादा टाइम लेता है एनर्जी रिलीज़ करने में। ठीक है, वहीं पे एनारोबिक क्या करता है, तेज़ी से रिलीज़ करता है एनर्जी। इट इज़ फास्ट प्रोसेस एज कंपेयर्ड टू एरोबिक रेस्पिरेशन। फोर्थ डिफरेंस है एरोबिक, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वहीं पे अगर बात करें हम एनारोबिक की, तो इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर्ड टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर्ड टू एरोबिक रेस्पिरेशन। लास्ट डिफरेंस है दोनों का, एग्जाम्पल है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अच्छा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, तो एग्जाम्पल्स है ईस्ट में, बैक्टीरिया में, ह्यूमन मसल्स में जब थक जाते हैं हम काफ़ी। ठीक है, ह्यूमन मसल सेल्स में एट्सेट्रा। ठीक है, रेस्पायर एनारोबिकली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर। जब हम धूल से भरी जगहों पे कभी जाते हैं, या हमारे घर की जब सफाई चल रही होती है, तो उसमें एयर के साथ साथ क्या होता है, उसमें कुछ पॉल्यूशंस भी होते हैं, लाइक पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसमें, धूल धुआं वगैरह होता है उसमें। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, हम स्नीज़ करते हैं, हमें छींक आने लगती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो आंसर है स्नीजिंग एक्सपेल्स द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। जब हम स्नीज़ करते हैं तो जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो हम एक्सहेल कर देते हैं, उसको एक्सपेल कर देते हैं, यानी कि बाहर की तरफ फेंक देते हैं जब हम छींकते हैं। ठीक है, जब हम स्नीजिंग करते हैं। अब आप बोलोगे फॉरेन पार्टिकल्स क्या है, तो फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब ये है, फॉरेन का मतलब क्या होता है, अजनबी। तो हमारी जो नॉस्ट्रिल्स है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो यूज्ड टू है फ्रेश एयर का, लेकिन जब कुछ उस एयर के अलावा कुछ और चीज़ हमारे नाक में चली जाती है या नॉस्ट्रिल्स में जाती है, तो हमारी जो नॉस्ट्रिल्स होती है वो उसको पहचानने से इनकार कर देता है और वहाँ पे कुछ ईचिंग या रबिंग होने लगती है, जिसके वजह से वो समझ जाता है कि ये जो है, ये जो पार्टिकल है, ये तो हमें इनहेल नहीं करना है, और फिर हमें स्नीजिंग आती है और हम उस फॉरेन पार्टिकल को, यानी कि जो हमें नहीं इनहेल करना है, उसको हम एक्सपेल कर देते हैं, बाहर की तरफ फेंक देते हैं। क्लियर है। सो दैट ओनली क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। ठीक है, स्नीजिंग एक्सपेल्स द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर सो दैट ओनली क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। क्लियर है, सिर्फ साफ हवा हमारे शरीर में जाए। इट यूजुअली अकर्स बिकॉज ऑफ द इरिटेशन इन द अपर ब्रीदिंग पैसेज। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो ब्रीदिंग पैसेज है, अपर ब्रीदिंग पैसेज, वहाँ पे क्या होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल या कुछ
अनजाना सा चीज़ चला जाए जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इनहेल होना चाहिए, वो हो जाए तो वहाँ पे क्या होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। दिस इरिटेशन हैपन्स व्हेन वी इनहेल सम अनवांटेड पार्टिकल्स एंड दे गेट ट्रैप्ड इन आवर नेजल कैविटी। तो ऐसा तब होता है जब हमें कुछ ऐसा पार्टिकल हम इनहेल कर लेते हैं जो कि अनवांटेड होता है, हमें नहीं करना होता है और गलती से हो जाता है या एयर में मौजूद होने की वजह से हो जाता है, तो नेजल कैविटी में वो ट्रैप हो जाता है कि ठीक है। Smoke, dust, pollen, etc. are some of the unwanted particles that may cause sneezing. तो धुआं से, धूल से, डस्ट से, पॉलन या पॉल्यूटेंट से, इन सब वजहों से क्या होता है, ये सब अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं और इन कॉजेज़ की वजह से स्नीजिंग होती है, छींक आती है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक 3 test tubes. Take 3 test tubes. Fill 3/4 of the each with water. Label them A, B and C. आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, उसका 3/4 फिल करना है, ठीक है। 3/4 हिस्सा उसका फिल करना है वाटर से और तीनों पे लेबल कर लगा देना है, लिख देना है A, B एंड C. कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A. अब जिस पे आपने A लिखा है उसमें एक स्नेल रख दीजिए। बी जिस पे लिखा है उसमें आप एक प्लांट रख दीजिए, ठीक है। अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड इन द सी कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ. और सी में दोनों रख दीजिए, एक प्लांट भी रख दीजिए और एक स्नेल भी रख दीजिए. तो क्या क्या समझा, ए में स्नेल रख दीजिए, बी में एक प्लांट रख दीजिए और सी टेस्ट ट्यूब में एक प्लांट और स्नेल दोनों रख दीजिए. ओके. विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. तो आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में किस में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, किस में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा. क्लियर है. तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर है ये, देखिए ये टेस्ट ट्यूब्स है ए बी सी. ए में हमने एक स्नेल रख दिया, बी में हमने एक वाटर प्लांट रख दिया और सी में स्नेल प्लस वाटर प्लांट दोनों रख दिया. तो आंसर देखिए, टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज टेस्ट ट्यूब ए में हमने रखा है स्नेल, और स्नेल क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ये जब ब्रीदिंग करता है तो O2 इनहेल करता है एंड CO2 एक्सेल करता है. ठीक है, जैसा हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सेम स्नेल भी करता है. हेंस CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन टेस्ट ट्यूब ए. और क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ स्नेल है तो वो जितना O2 है मौजूद यहाँ पे इस सरफेस में, आई मीन इस टेस्ट ट्यूब में, वो इनहेल कर जाएगा और इसमें भर देगा CO2 एक्सेल करके. तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा होगा. अगर बी की बात करें तो बी में देखिए स्नेल और प्लांट दोनों हैं. तो प्लांट क्या करता है, प्लांट CO2 इनहेल करता है और O2 एक्सेल करता है फोटोसिंथेसिस के लिए. क्लियर है, फूड बनाने प्रिपेयर करने के लिए. तो प्लांट O2 जो एक्सेल करेगा, ऑक्सीजन बाहर की तरफ एक्सेल करेगा और CO2 इनहेल कर लेगा. तो जो O2 यानी कि जो ऑक्सीजन प्लांट ने एक्सेल किया है वही ऑक्सीजन स्नेल क्या करेगा, यूज़ कर लेगा इनहेल करने में और एक्सेल करेगा CO2, और वो CO2 यूज़ कर लेगा प्लांट. तो दोनों का देखिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे. यानी कि प्लांट जो CO2 दे रहा है उसको स्नेल जो CO2 दे रहा है उसको प्लांट यूज़ कर ले रहा है, और प्लांट जो O2 दे रहा है यानी कि ऑक्सीजन दे रहा है वो स्नेल यूज़ कर ले रहा है. क्लियर है. तो इनका तो मामला अलग हो गया. तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा नहीं CO2 का. अगर बात करें, अच्छा नहीं, बी में सिर्फ वाटर प्लांट था, सॉरी बी में सिर्फ वाटर प्लांट था. तो बी में ये मैंने बता दिया सी का. तो जो मैंने बी के लिए बताया यानी कि वाटर प्लांट एंड स्नेल दोनों, ये सी के लिए मान लीजिए. और बी में सिर्फ वाटर प्लांट है तो बी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, प्लांट है तो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है. तो इसमें बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का क्योंकि इसमें सिर्फ प्लांट है. इसमें बढ़ गया CO2 का क्योंकि इसमें सिर्फ स्नेल है और इसमें दोनों है. तो ये मैच दोनों बैलेंस हो जाएगा. तो सबसे ज़्यादा CO2 किस में होगा अल्टीमेटली, ए में. ठीक है, तो यही था आंसर. आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट है, इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू. कॉकरोचेज जो होते हैं उसमें हवा कैसे, वो मतलब सांस कैसे लेते हैं. तो कॉकरोचेज या जो भी इंसेक्ट्स है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स में एक उनके बॉडी पे, एक आउटर पार्ट पे उनके क्या होता है,
हाँ, सांस लेने के लिए एक होल होता है जो कि आपको ठीक से देखने पे दिखेगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्पाइरिकल्स। तो इनमें हवा कैसे जाता है? स्पाइरिकल्स के थ्रू जाता है। क्लियर है? कॉकरोचेज में अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड में पूछ रहा है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डैश। तो जैसा मैंने बताया कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपका बॉडी क्या प्रोड्यूस करने लगता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके वजह से आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड। सी क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। नॉर्मल रेंज जो ब्रीदिंग की होती है, मतलब 1 मिनट में कितने के रेट से वो ब्रीद करेगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेगा। तो एक नॉर्मल जो अडल्ट है, एवरेज अडल्ट पर्सन, वो करता है 15 to 18 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 to 18। डी क्वेश्चन है ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स। जब आप एक्सेल करते हो, आप सांस भरिए, इनहेल हो गया, अब उसको छोड़िए, एक्सेल हो गया। तो जब आप एक्सेल करोगे तो आप देखो कि आपका जो रिब्स है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मूव्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। दोनों में मैच करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए में। देखिए ईस्ट, ईस्ट को किसके साथ मैच करा सकते हैं? तो ईस्ट जो होता है ये अल्कोहल प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है, साथ ही साथ बेकरी में भी हम यूज़ करते हैं ईस्ट का। तो इसका क्या हो जाएगा? अल्कोहल पहले का, ठीक है। सेकेंड है डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ, किसका पार्ट है, कहाँ पे होता है? तो डायफ्राम होता है किसमें? चेस्ट कैविटी के पास, ठीक है। देन स्किन, स्किन को किससे? अर्थवॉर्म से मैच करेंगे, क्योंकि अर्थवॉर्म जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। तो अर्थवॉर्म, स्किन का हो गया मैच अर्थवॉर्म से। लिव्स, लिव्स में क्या होता है? इनमें से स्टोमाटा होता है, तो स्टोमाटा हो गया लिव्स का। फिश जो है वो सांस लेते हैं गिल्स से, तो इनका गिल्स हो गया, फिश में गिल्स होता है। देन फ्रॉग जो ब्रीदिंग करते हैं वो लंग्स एंड स्किन दोनों से करते हैं, और एक एक्स्ट्रा है तो इसको छोड़ देना है, ट्रैकी का, ठीक है, इसको छोड़ देना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इज इट इज़ फॉल्स। अगर सही है तो टी लगाइए और गलत है तो फॉल्स बता दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया धीमे हो जाती है, बढ़ जाती है? ऑब्वियसली बढ़ जाती है, तो ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। सेकेंड है प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। ये बात तो चलो मान लिया कि फोटोसिंथेसिस डे के दौरान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर सनलाइट उसको दे दीजिए रात में भी तो वो कर लेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन का क्या है, वो तो कभी भी वो करती है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू दियर स्किन्स एज वेल एज दियर लंग्स। तो ये दोनों, ये सही है, ट्रू है। देन द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, ये फॉल्स है, उसमें उनमें गिल्स होता है। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, फूलती है ना, तो ये ट्रू है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिवन बिलो a square of letters in which are hidden different words। ये आपको जो दिख रहा है पजल टाइप का, इनमें जो लेटर्स भरे हुए हैं, ये इनमें कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को बनाने के लिए आपको कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। इनमें कुछ हिडन वर्ड्स हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स, ओके, इन ऑर्गेनिजम्स। दीज वर्ड्स मे बी प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड्स और अलॉन्ग द डायगनल्स। और ये जो वर्ड्स हैं कैसे भी हो सकते हैं, अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं, और डायगनल भी हो सकते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे अपवर्ड ऐसे हो सकते हैं, डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, डायगनल भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा बोल रहा है, ओके। फाइंड द वर्ड्स फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको वर्ड्स फाइंड करने हैं। क्लूज अबाउट दोज वर्ड्स आर गिवन बिलो द स्क्वायर। और क्लूज भी मिले हैं, तो देखिए 1 से लेकर 9 तक आपको क्लूज मिले हैं। तो सबसे पहला क्लू जो है नंबर 1 पे देखिए वो है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जो एयर ट्यूब्स होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ट्रैकी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ट्रैकी। देन नेक्स्ट है सेकंड स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। स्ट्रक्चर आई मीन स्केलेटल स्ट्रक्चर जो होता है सराउंडिंग्स आई मीन चेस्ट कैविटी के आसपास, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिब्स, ओके। देन नेक्स्ट है मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के पास जो मस्कुलर फ्लोर आई मीन उसका जो मस्कुलर फ्लोर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायफ्राम। ये हो गया, देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट है फोर्थ टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। लीफ पे जो टाइनी पोर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो ये हो गया स्टोमेटा, ठीक है, डायगनल है। देन नेक्स्ट है
स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, जैसे कॉकरोचेस किससे सांस लेते हैं, मैंने बताया था आपको, तो ये क्या होता है, ये होता है स्पाइरिकल्स। ओके, नेक्स्ट है दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है उसको कहते हैं हम लंग्स, तो ये हो गया लंग्स। नेक्स्ट है दी ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं तो किस ओपनिंग के थ्रू करते हैं, उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, तो आंसर क्या हो गया, नॉस्ट्रिल्स। नेक्स्ट है एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल दीजिए, तो यीस्ट हो गया एनारोबिक, ठीक है, यीस्ट हो गया। देन लास्ट है द ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम, किस में ट्रैकियल सिस्टम होता है, तो वो होता है एंट में, ठीक है, ये भी इंसेक्ट है, तो ये हो गया एंट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, माउंटेनियर्स यानी कि जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले होते हैं, पर्वतारोहण करते हैं जो, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मैं भूल रहा हूँ वर्ड, माउंटेनियर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। उस प्रोसेस को पर्वतारोहण कहते हैं, लेकिन माउंटेनियर्स को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से उतर रहा है, तो आप लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो जब वो माउंटेनियर्स चढ़ते हैं पहाड़ों पे तो अपने साथ ऑक्सीजन क्यों कैरी करते हैं, तो क्योंकि एयर प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में एयर प्रेशर के कम होने के बाद किसी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जो है वो जो मैच करता है, बेस्ट सूट करता है, वो है द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जितना अवेलेबल होता है ऑक्सीजन उतना एयर ऊपर होता नहीं है, तो इसीलिए वो कैरी करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू द पर्सन इज़ लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सब डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा ये वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एनसीईआरटी जोन को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं @NCERT जोन के नाम से हमारा पेज है वहाँ पे। फेसबुक पे अगर आप है तो हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, NCERT जोन के नाम से ही है। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव गिवन द लिंक ओवर देयर। और साथ ही साथ कुछ नहीं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।